डॉक्टर ऑपरेशन से पहले HIV यानी कि एड्स, शुगर आदि का टेस्ट क्यों करवाता है? तो इस टेस्ट के माध्यम से डॉक्टर जानना चाहता है कि हमारे बॉडी में नई सेल्स का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नई कोशिका का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हमारे शरीर का अंग कट फट जाता है, चोट लगने से कोशिका नष्ट हो जाती है या डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होती है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सनराइज। मैं कन्हैया कुमार मिशन सनराइज में आपका स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन कैसे होता है, यह कितने प्रकार का होता है, मनुष्य का काया यानी शरीर के अंग, हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, जीभ आदि कैसे बनते हैं, बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, पिता ही बच्चे के लिंग निर्धारण में जिम्मेवार क्यों होता है, कब बेबी बॉय बन जाता है, कब बेबी गर्ल बन जाती है, किन परिस्थितियों में बेबी किन्नर यानी कि हिजड़ा बन जाता है, मनुष्य का स्पर्म कब 4 गुना हो जाता है, कब स्पर्म बराबर रहता है, जब हमारे शरीर का कोई पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है, कट फट जाता है तो उसका भरपाई यानी कि मरम्मत कैसे होता है, ऑपरेशन से पहले अनिवार्य रूप से डॉक्टर HIV यानी कि एड्स, शुगर आदि की जांच क्यों करवाता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे जो अनिवार्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, इसलिए इसे डीपली स्टडी करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में एक कोशिका बनती है। इस पहली कोशिका को जाइगोट बोला जाता है। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। जब यह पहली कोशिका मैच्योर हो जाती है तब इसका डिवाइड होता है यानी कि कोशिका का विभाजन होता है। इस पहली कोशिका को मातृ कोशिका या पितृ कोशिका, इस पहली कोशिका को मातृ या पितृ कोशिका कहा जाता है। और यह जब डिवाइड होती है, कोशिका का विभाजन होता है, तो इससे जो कोशिका बनती है इसे डॉटर कोशिका कहा जाता है, पुत्री कोशिका। इस प्रकार कोशिका डिवाइड का यह चक्र लगातार चलते रहता है। कोशिका के इसी ग्रुप समूह को, सेल्स ऑफ ग्रुप को टिश्यू यानी कि ऊतक कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है और अंग से शरीर बनता है। पुनः एक बार यहां हमने स्पष्ट लिख दिया है, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से शरीर बनता है। यानी कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस प्रोसेस के तहत एक पुरानी कोशिका 2 नई कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करती है या फिर 2 नई कोशिकाएं अनेकों कोशिकाओं का निर्माण करती है, उस प्रोसेस को सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव सहित अन्य प्राणियों में भी कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य शारीरिक वृद्धि करना है, नवीन अंगों का वृद्धि करना है, क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनरुत्पादन करना है और लैंगिक अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य है। कोशिका विभाजन के संदर्भ में सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, ओमनीसेलुला एसेलुला। रुडोल्फ ओमनीसेलुला मतलब रुडोल्फ विर्चो ने ही सर्वप्रथम कहा था कि जितने भी पुरानी कोशिकाएं हैं वो अपना डिवाइड करके नई सेल्स का, नई कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करती है, नई सेल्स का निर्माण करती है। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस, अप्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन। समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, परोक्ष कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, न्यूनकारी कोशिका विभाजन।
रुडोल्फ विर्चो ने, ध्यान में रखना है कि रुडोल्फ विर्चो ने सर्वप्रथम कहा था कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन माइटोसिस की खोज किया था। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज करता है बीजमैन। बीजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस की खोज की थी, जबकि फार्मर तथा मुरे ने इसका नामकरण किया था। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब हम लोग बारी बारी से इसको समझ लेते हैं। हिंदी के टर्म से इसको याद करने में ज्यादा आसानी होगी। हालांकि इंग्लिश के शब्द को विशेष रूप से हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आजकल के एग्जाम में हिंदी के जगह पर डायरेक्ट इंग्लिश शब्द को टाइप कर दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले असूत्री विभाजन को समझ लेते हैं। असूत्री, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, असूत्री, यहां सूत्री का मतलब हुआ गुणसूत्र। स्पष्ट है, और लग गया, यानी कि गुणसूत्र के बिना इसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है। असूत्री, गुणसूत्रों के बिना, यानी कि जिस कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है उसे असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस कहा जाता है। असूत्री विभाजन यानी कि गुणसूत्रों के बिना विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता उसे असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस कहा जाता है। एनसीईआरटी की पुस्तक में स्पष्ट लिखता है कि एमाइटोसिस में, यानी कि असूत्री विभाजन में कोई भी विभाजन नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि जब गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता तो निश्चित तौर पर सेल डिवीजन भी नहीं हुई होगी। नो सेल डिवीजन, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होती है। नो क्रोमोजोनल डिवीजन, इसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है। ध्यान रखें कि असूत्री विभाजन में, एमाइटोसिस में गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता, तो निश्चित तौर पर जब गुणसूत्रों का विभाजन नहीं हुआ तो सेल डिवीजन भी नहीं हुआ, यानी कि कोशिका का विभाजन नहीं हुआ, गुणसूत्र का विभाजन नहीं हुआ। इस प्रकार असूत्री विभाजन में हम कह सकते हैं कि जन्म के समय भी वैसा ही था और मृत्यु के समय भी वैसा ही रहा। यदि एक कोशिका लेकर के जन्म हुआ तो एक ही कोशिका लेकर के मर भी गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असूत्री विभाजन में एक मदर सेल दो डॉटर सेल में डायरेक्ट बदल जाती है, यानी कि एक मातृ कोशिका सीधे दो पुत्री कोशिका में बदल जाती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक केंद्रक थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर लंबवत होकर के सीधे दो भागों में बट जाता है। यानी कि पहले एक केंद्रक होता है, फिर ये थोड़ा बड़ा होता है और फिर लंबवत होकर के इस टाइप का आकार लेता है और फिर दो अलग कोशिका में बदल जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार असूत्री विभाजन में एक छोटी कोशिका पहले बड़ी होती है, फिर लंबवत होकर के बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है और फोर्थ स्टेज में दो कोशिका में बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, असूत्री विभाजन के उदाहरण है, यानी कि असूत्री विभाजन जिसमें पाया जाता है आदिम जीवों में पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है आदि। इसमें असूत्री विभाजन होता है। अब हम लोग असूत्री विभाजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे कम विकसित कोशिका विभाजन किसको माना जाता है? यदि विकल्प में दे दे जीवाणु, विकल्प में यदि जीवाणु दे दे, कवक दे दे, प्रोटोजोआ दे दे, शैवाल दे दे, आदिम जीव दे दे, तो ये असूत्री विभाजन के अंतर्गत आए। या ये सब न देकर के डायरेक्ट लिख दे असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन, तो हमारा आंसर क्या होगा? असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। क्लियर? नेक्स्ट है
वह कौन सा कोशिका विभाजन है जो सेलुलर लेवल यानी कि कोशिकीय स्तर पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असूत्री विभाजन, ए माइटोसिस। ठीक है। किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता? तो असूत्री विभाजन हो जाएगा ए माइटोसिस। ध्यान रखिएगा, जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है उसे ही असूत्री विभाजन, ए माइटोसिस कहा जाता है। गुणसूत्रों से याद आया कि हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में, यहां बता देना मैं उचित समझता हूं, हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, मानव जाति में 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कैसे बनते हैं। हालांकि यहां हम छोटा सा एक डिफाइन कर देते हैं इसके बारे में। हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक द्रव्य भरा रहता है। उसी के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागेनुमा संरचना बिछी रहती है, जाल जैसी बिछी रहती है, धागे के जैसा। इसी को कहा जाता है क्रोमेटिन जालिका। जब कोशिका विभाजन होती है तो यही क्रोमेटिन जालिका छोटे और मोटे टुकड़ों में छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, जो पेयर्स में होती है, जोड़ा में होती है। यही धागेनुमा संरचना क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र कहलाता है। और क्रोमोजोम में ही यानी कि गुणसूत्र में ही डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और यही डीएनए अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, यानी कि माता पिता के गुणों को बच्चों में पहुंचाने का काम यही डीएनए करता है। क्लियर? यहां से हम लोग समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि समझने में ज्यादा सहूलियत होगी। क्योंकि मानव सहित सभी जीवित प्राणियों में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए दोनों को एक साथ लेकर चलने में ज्यादा सहूलियत होगी। लेकिन सबसे पहले दोनों को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले समसूत्री विभाजन को देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समसूत्री। सम का मतलब हुआ बराबर, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, यानी कि बराबर गुणसूत्रों का विभाजन जिसमें होता है उसे समसूत्री विभाजन, माइटोसिस कहा जाता है। समसूत्री। समसूत्री यानी कि बराबर गुणसूत्रों का विभाजन, इक्वल क्रोमोजोनल डिवीजन। इसमें क्या होता है कि एक मदर कोशिका में जितने क्रोमोजोम गुणसूत्र पाए जाते हैं उतना ही क्रोमोजोम उनके संतति में यानी कि डॉटर कोशिका में, पुत्री कोशिका में पाया जाता है। यानी कि ये मदर कोशिका है, इसमें 46 गुणसूत्र है, तो इनके संतति में भी 46 गुणसूत्र ही आएंगे। ठीक है। एनसीईआरटी लिखता है 2N सील। इसको मान लीजिए, एक उदाहरण ये हो गया, इसको सेकंड मान लीजिए, यानी कि कोशिका की 2N सेल, जहां n बराबर नंबर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की संख्या। 2N सेल, n बराबर कोशिका की संख्या, यानी कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है, कोशिका की विभाजन होती है पेरेंट सेल की, तो दो नई कोशिका का निर्माण होता है। 2N सेल का मतलब समझ में आ गया होगा। एक मदर कोशिका, एक पेरेंट सेल जब डिवाइड होती है तो दो नई कोशिका का निर्माण करती है। क्लियर? यहां से शुरू करते हैं। जब हमारे शरीर के किसी पार्ट में चोट लग जाती है, कट फट जाता है, जितना कोशिका नष्ट होती है उतना ही कोशिका का पुनरुत्पादन होना, फिर से बनना, यानी कि जितना नष्ट हुआ उतना ही कोशिका का बनना समसूत्री विभाजन कहलाता है। यानी कि चोट से या कट फट जाने से जितना कोशिका नष्ट होता है उतना ही कोशिका की क्षतिपूर्ति होना समसूत्री विभाजन कहलाता है। इस प्रकार हमने तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से
समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस को देखा और समझा। आइए समझते हैं और सूत्री विभाजन मियोसिस क्या है। अर्धसूत्री विभाजन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा, सूत्री माने गुणसूत्र, यानी कि जिसमें आधे गुणसूत्रों का विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। आधे गुणसूत्रों का विभाजन, और सूत्री विभाजन का मतलब हुआ जिसमें आधे गुणसूत्रों का विभाजन होता है। मान लीजिए ये मदर कोशिका हो गई, तो जितने क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र जितने होंगे मदर कोशिका में, उसके आधे गुणसूत्र उसके डॉटर कोशिका में यानी कि पुत्री कोशिका में जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे दो गुणसूत्र है, पेरेंट के पास, पेरेंट सेल के पास दो गुणसूत्र है, तो उसके डॉटर कोशिका में कितने जाएंगे? आधे आधे जाएंगे, आधे गुणसूत्र जाएंगे। या ये मदर कोशिका है, इसमें अगर एक जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है तो उसके संतति में यानी कि डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम जाएगा। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के अनुसार जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे, मातृ कोशिका के पास होगी, उसके आधे क्रोमोसोम उनके बच्चे में, डॉटर में, संतति में जाएंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड लिखता है एनसीईआरटी, फोरेन सेल। यहां ध्यान रखिएगा, यहां हमने गुणसूत्र की बात की थी, यहां हम सेल की बात कर रहे हैं, फोरेन सेल। ये एनसीईआरटी लिखता है, इसको ठीक से समझ लीजिए। जिस तरह से इसमें ट्वेन सेल की बात हुई थी, यानी कि एक मातृ कोशिका दो नई कोशिका का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में, मियोसिस में, एक मदर कोशिका चार नई कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है। फोरेन सेल का मतलब जहां n बराबर नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या, फोरेन सेल का मतलब हुआ एक मदर कोशिका चार नई कोशिका का निर्माण करती है। यहां ध्यान में रखिएगा, यहां गुणसूत्र की बात हो रही है, यानी कि माता पिता में जितने गुणसूत्र होंगे उसके आधे गुणसूत्र उनके बच्चों में जाएंगे। यहां बात हो रही है सेल की, कोशिका की, यानी कि एक कोशिका और सूत्री विभाजन में चार नई कोशिका का निर्माण करती है। क्लियर। अब हम लोग समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन को एक साथ लेकर चलेंगे ताकि समझने में ज्यादा सहूलियत होगी। यहां से हम लोग समसूत्री विभाजन माइटोसिस और असूत्री विभाजन मियोसिस दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे ताकि समझने में ज्यादा सहूलियत होगी। पिछले वीडियो में कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हमने बताया था कि क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र को हम लोग स्पष्ट रूप से समझेंगे और उसकी भूमिका को समझेंगे कि मानव के शरीर में क्रोमोसोम की क्या भूमिका होती है। क्रोमोसोम दो प्रकार के होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम को हिंदी में ऑटोसोम ही कहा जाता है, और दूसरा होता है एलोसोम, इसे हिंदी में एलोसोम ही कहा जाता है। ये हो गया ऑटोसोम और ये हो गया एलोसोम। ऑटोसोम समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है और एलोसोम और सूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है। इस डायग्राम को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके माध्यम से हम आपके कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे, शायद आप जानते होंगे लेकिन हम यहाँ एग्जांपल देना आवश्यक समझते हैं। मान लीजिए ये मेल हो गया, यानी कि
पुरुष और ये फीमेल हो गया यानी कि महिला। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जाति में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो। यानी कि पुरुष में भी 46 गुणसूत्र और महिला में भी 46 गुणसूत्र। इस प्रकार उनके बच्चे में भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव जाति में ही 46 गुणसूत्र पाया जाता है। तो उनके जो बच्चे होंगे उसमें 46 गुणसूत्र जाएंगे, आधा मेल की तरफ से आधा फीमेल की तरफ से, यानी कि 23 गुणसूत्र मेल की तरफ से और 23 गुणसूत्र फीमेल की तरफ से। इस प्रकार बच्चे में 46 गुणसूत्र चला जाता है। अब यहां क्लियर नहीं हुआ कि बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, बच्चे का बॉडी कैसे बनता है, मनुष्य का शरीर काया कैसे बनता है। हम यहाँ इसको क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया कि क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोम एक अलोसोम। और ऑटोसोम जो है समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है और अलोसोम अठसूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है। ऑटोसोम क्रोमोसोम के अंतर्गत सोमेटिक सेल आता है, कायिक कोशिका। और एलोसोम क्रोमोसोम के अंतर्गत आता है गैमेट सेल, जनन कोशिका। जनन कोशिका। इस गैमेट सेल को रिप्रोडक्टिव सेल भी कहा जाता है, जनन कोशिका। रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि जनन कोशिका, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मदद करता है। यहां समझते हैं कि बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहले जाइगोट बनता है, युग्मनज। युग्मनज यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रॉय बनता है, भ्रूण, और भ्रूण से बच्चे का विकास होता है, बच्चा बनता है। तो ये जो प्रथम जाइगोट होता है यह मानव की पहली कोशिका मानी जाती है, पहली सेल। यही सेल डिवीजन होकर के, कोशिका विभाजन होकर के उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से शरीर बनता है। इस जाइगोट के विकास में सोमेटिक सेल यानी कि कायिक कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कायिक कोशिका। कायिक से ही हमारी काया बनती है, यानी कि शरीर के अंग बनते हैं। कान की सेल, नाक की सेल, आंख की सेल, हाथ की सेल, पैर की सेल, बॉडी के जितने भी पार्ट हैं ये सभी सोमेटिक सेल से बनती हैं, कायिक कोशिका से बनती है। इस प्रकार हमारी काया के बनने में यानी कि शरीर के बनने में कायिक कोशिका की विशेष भूमिका होती है। सोमेटिक सेल से 44 गुणसूत्र आते हैं। जबकि 2 गुणसूत्र इस गैमेट सेल से आते हैं, जनन कोशिका से। ये जो गैमेट सेल यानी कि जनन कोशिका के क्रोमोसोम गुणसूत्र आते हैं, यही 2 गुणसूत्र बच्चे के लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। 2 गुणसूत्र गैमेट सेल से आते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि सोमेटिक सेल यानी कि कायिक कोशिका से हमारी काया बनती है या शरीर बनता है। लेकिन बच्चे का लिंग निर्धारण में जनन कोशिका तो मुख्य भूमिका निभाती है, लेकिन बच्चे के निर्धारण में गैमेट सेल यानी कि जनन कोशिका मुख्य भूमिका निभाती है। लेकिन कब बेबी बॉय बनता है और कब बेबी गर्ल बन जाती है, इसको समझ लेते हैं। मनुष्य के शरीर के निर्माण में 44 क्रोमोसोम 44 गुणसूत्र किसी भी कंडीशन में आएंगे, चाहे वह लड़का बने चाहे वह लड़की। यानी कि हमारी काया के निर्माण में 44 गुणसूत्र यानी हाउ आएंगे। जबकि इस जनन कोशिका से जो 2 गुणसूत्र आते हैं वो पुरुष और महिला में अलग अलग क्रोमोसोम आते हैं जो बच्चे के लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। तो मेल में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि महिला में, फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इस प्रकार गैमेट से जनन कोशिका में पुरुष और महिला में 4 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो यहां 2 गुणसूत्र की जरूरत है। ध्यान देने वाली बात है कि इधर से यानी कि गैमेट सेल से 2 ही गुणसूत्र चाहिए। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पुरुष का ही दोनों गुणसूत्र एक बार में आ जाए।
और ऐसा ये भी जरूरी नहीं है कि महिला का दोनों गुणसूत्र एक के बार में आ जाए, दोनों में से एक जोड़ा गुणसूत्र आएगा। जब X और X गुणसूत्र आता है तो बेबी गर्ल बन जाती है। जब पहला कंडीशन, जब पुरुष का X यानी कि जब पुरुष का X और महिला का X गुणसूत्र आएगा तब बेबी गर्ल बन जाएगी, लड़की बन जाएगी। और जब पुरुष का Y और महिला का X गुणसूत्र आएगा तब बेबी बॉय बन जाएगा। इस तरह से स्पष्ट है कि जब पुरुष का X गुणसूत्र आता है और महिला का X गुणसूत्र आता है तो बेबी गर्ल बन जाती है, और जब पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र मिलता है तो बेबी बॉय बन जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी हालत में बच्चे के लिंग निर्धारण में पुरुष की ही मुख्य भूमिका होती है, महिला की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि महिला में समान रूप से X और X गुणसूत्र ही पाया जाता है, जबकि पुरुष में X और Y, और यही Y बच्चे को मेल बनाने में, पुरुष बनाने में जिम्मेवार होता है। यानी कि Y से बच्चा लड़का बनता है। ठीक है, ओके। हाँ, एक और बात है कि ट्रांसजेंडर का जन्म कैसे होता है, किन्नर का जन्म कैसे होता है, हिजड़ा कैसे बनता है। किन्नर, मान लीजिए ये मेल हो गया पुरुष और ये फीमेल महिला, तो किसी भी हालत में पुरुष और महिला में तो 46 गुणसूत्र पाया ही जाता है, चाहे वह लड़का हो, लड़की हो, या किन्नर हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो। 46 गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर का जब जन्म होता है, किन्नर का जन्म होता है, तो मेल से आना चाहिए 23 गुणसूत्र और फीमेल से भी आना चाहिए 23 गुणसूत्र। लेकिन यहां गड़बड़ हो जाता है। यहां क्या होता है, मान लीजिए पुरुष की तरफ से, मेल की तरफ से 22 गुणसूत्र आ गया, कितना बचा 24, और 24 गुणसूत्र फीमेल की तरफ से आ गया, महिला की तरफ से। तो यही कंडीशन, ये क्रोमोसोम का वितरण जो बैलेंस गड़बड़ा जाता है, उसी के परिणाम स्वरूप किन्नर बन जाता है। और अगर फीमेल की तरफ से ज्यादा क्रोमोसोम आ जाएगा तो किन्नर थोड़ा सुंदर होगा, जबकि मेल की तरफ से क्रोमोसोम ज्यादा आएगा तो किन्नर थोड़ा पुरुष की तरह देखने में लगता है, अंग भले चेंज होगा। यानी कि जब महिला की तरफ से क्रोमोसोम ज्यादा आएगा तो किन्नर देखने में लड़की जैसी लगेगी, सुंदर लगेगी, जबकि इधर मेल की तरफ से क्रोमोसोम ज्यादा आएगा तो देखने में पुरुष के जैसा लगेगा। तो उम्मीद करता हूं इस डायग्राम के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्रोमोसोम दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक ऑटोसोम होता है, एक ऑलोसोम होता है। ऑटोसोम जो क्रोमोसोम होता है समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है, जबकि ऑलोसोम और सूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है। ऑटोसोम के अंतर्गत जो सेल बनती है उसे सोमेटिक सेल कहा जाता है, कायिक कोशिका कहा जाता है। कायिक कोशिका ही हमारी काया यानी कि शरीर के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि ये गैमेट सेल जो है ऑलोसोम के अंतर्गत आता है। ये गैमेट सेल जनन कोशिका होती है और यही लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो सोमेटिक सेल है, कायिक कोशिका है, सोमेटिक सेल का ही 99% भाग हमारी काया यानी कि बॉडी के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कि हमारे पूरे बॉडी के निर्माण में यही सोमेटिक सेल भूमिका निभाता है, जबकि इधर से मात्र 2 क्रोमोसोम, 2 गुणसूत्र आते हैं जिसको 1% माना जाता है। यानी हमारे बॉडी के निर्माण में 99% भूमिका सोमेटिक सेल कायिक कोशिका की होती है, जबकि 1% भूमिका इस जनन कोशिका की होती है। यानी कि ये गैमेट सेल या रिप्रोडक्टिव सेल कहिए, इसका मात्र 1% भाग
हमारे बॉडी में आता है और ये जो जनन कोशिका है यही हमारा लिंग निर्धारण करता है। क्लियर? हमारे बॉडी के निर्माण में 99% सहयोग सोमेटिक सेल यानी कि कायिक कोशिका की होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे काया के निर्माण में 99% सहयोग कायिक कोशिका की होती है, जबकि 1% भूमिका इस गैमेट सेल के जनन कोशिका की भूमिका होती है, रिप्रोडक्टिव सेल की भूमिका होती है। यानी कि इस 1% में मेल का स्पर्म यानी कि शुक्राणु होता है और फीमेल का ओवम यानी कि अंडाणु होता है। ओके, समसूत्री विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहता है। हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि समसूत्री विभाजन से जो क्वेश्चन पूछता है उस पर पहले विचार करेंगे। समसूत्री विभाजन से क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर की क्षतिपूर्ति कैसे होती है। यानी कि जब हमारे शरीर का अंग कट फट जाता है, चोट लगने से कोशिका नष्ट हो जाती है या डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होती है, तो वो होती है समसूत्री विभाजन से। हमारे शरीर की क्षतिपूर्ति कैसे होती है? समसूत्री विभाजन से होता है। यानी कि हमारे शरीर के किसी पार्ट में कट फट जाता है, चोट लगने से कोशिका नष्ट हो जाती है या डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मांस निकाल लेता है तो वहां घाव होता है, तो घाव कैसे भरता है, तो वो सभी की क्षतिपूर्ति समसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे शरीर में सबसे तेज समसूत्री विभाजन कहाँ होती है। तो पिछले वीडियो में बताया कि सबसे तेज समसूत्री विभाजन यकृत यानी कि लीवर में होता है। हमारे शरीर के किस पार्ट में समसूत्री विभाजन नहीं होता? पिछले वीडियो में हमने बताया कि न्यूरॉन में यानी कि मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होता है उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यही कारण है कि हमें हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है। किसी कारणवश यदि हमारे सिर पर चोट लग जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो यही न्यूरॉन क्षतिग्रस्त जब हो जाती है तो इस न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, परिणाम स्वरूप आदमी डेथ कर जाता है। जब अनियंत्रित रूप से कोशिका का विभाजन होने लगे तो क्या होगा? तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि जब हमारे शरीर में अनियंत्रित रूप से कोशिका की विभाजन होने लगती है तो उसी के परिणाम स्वरूप कर्क रोग होता है। कर्क यानी कैंसर या ट्यूमर होता है। यहाँ समसूत्री विभाजन का मतलब ही होता है कि जितना कोशिका नष्ट हुई है उतना ही कोशिका की क्षतिपूर्ति होनी भी चाहिए। मान लीजिए कि हमारे शरीर के किसी पार्ट में कट जाता है या घाव हो जाता है या चोट लगने से मान लीजिए कि 100 कोशिका नष्ट हो गई, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमें 100 कोशिका ही चाहिए। 100 कोशिका से अधिक कोशिका बनने लगेगी तो उसी के परिणाम स्वरूप कर्क रोग कैंसर होने की संभावना हो जाती है। तो प्रारंभिक स्टेज में मान लीजिए कि यहाँ चोट लगा तो सबसे पहले कोशिका जब ज्यादा बनने लगेगी तो गांठ बनेगा। मान लीजिए 100 कोशिका की जरूरत है, 150 बनने लगे, 200 बनने लगे, तो सबसे पहले गांठ बनता है। तो गांठ बनता है तो डॉक्टर दवा देता है। अगर दवा से कंप्लीट हो जाता है, कोशिका का विभाजन रुक जाता है तो समझिए ठीक है, नहीं तो अनियंत्रित रूप से 100 की जगह पर 1000, 2000, लाखों अगर कोशिका बनने लगती है तो इसी को कहा जाता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन। तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन जब होने लगेगा तो इसी के परिणाम स्वरूप कैंसर हो जाता है। इसी अनियंत्रित कोशिका विभाजन को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? सेकाई करना पड़ता है। यानी कि कर्क रोग के उपचार में क्या किया जाता है? रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है, गामा किरणों से सेकाई किया जाता है। तो ये जो सेकाई होता है, रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप अगल बगल की कोशिका भी नष्ट हो जाने लगती है। बहुत खतरनाक होता है। जब भी सेकाई होता है तो इसका रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि हमारे शरीर के बाल तक झड़ने लगते हैं, बॉडी की हमारी कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, अगल बगल की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस जीव में सबसे तेज समसूत्री विभाजन होता है? तो सबसे ज्यादा तेज समसूत्री विभाजन चूहा में होता है, छिपकली में होता है, गेंडा आदि में होता है। अक्सर हम लोग अपने घरों में देखते होंगे, जब चूहा कहीं फंस जाता है, उसका पूंछ फंस जाता है तो वह सरक्का करके भाग जाता है, तोड़ करके भाग जाता है, उसका चूहा का पूंछ कट जाता है और वो भाग जाता है। तो और कुछ ही दिनों में उसका रिकवरी भी हो जाता है। इसका मतलब है कि उसमें समसूत्री विभाजन सबसे तेज होता है। छिपकली को अक्सर हम लोग घरों में देखते होंगे कि जब छिपकली हमारे घर में कहीं घूमती रहती है, उसको हम
घर की साफ सफाई करते हैं, अचानक से चोट लग जाता है तो छिपकली का पूंछ कट करके गिर जाता है। तो कुछ ही दिनों में, चंद ही दिनों में देखते हैं फिर उसका पुनः पूंछ आ गया है। तो इसका मतलब है कि समसूत्री विभाजन इसमें सबसे तेजी से होता है। गेंडा, हालांकि गेंडा का चमड़ा तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन किसी धारदार तलवार से, हथियार से अगर इस पर कट जाए तो गेंडा में भी समसूत्री विभाजन सबसे तेजी से होता है। वो भी अपना रिकवरी चंद दिनों में कर लेता है। इसमें नेक्स्ट, यदि 5000 कायिक कोशिका की जरूरत हो तो प्रारंभ में कितनी कोशिकाओं की जरूरत होगी? 2500। मान लीजिए कि हमको 5000 कायिक कोशिका की जरूरत है, सोमेटिक सेल की जरूरत है, तो प्रारंभ में कितनी कोशिका चाहिए? हमने पीछे बताया था, इसको फिर यहाँ क्लियर कर देते हैं। समसूत्री विभाजन में हमने बताया कि एक मदर कोशिका होती है, मदर सेल होती है, और मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती है। ठीक है, इसको एनसीईआरटी लिखता है 2n सेल। 2n सेल का मतलब, जहां n का मतलब हुआ नंबर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की संख्या। 2n सेल का मतलब हुआ कि एक सेल 2 नई सेल का निर्माण करती है, एक कोशिका 2 नई कोशिका का निर्माण करती है, यानी कि एक मदर सेल 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। मान लीजिए मदर सेल के पास 10 कोशिका है, तो डॉटर सेल के पास यहां 2n सेल हो रहा है, 5 सेल इसमें, 5 सेल इसमें। इसको समझने के लिए हम यहां बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैच्योर है, मदर क्या है? मैच्योर है। ये अभी क्या है? नवीन है। तो प्रारंभ में पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने चाहिए, तो 10 का आधा। इस प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि हमें 1000 कायिक कोशिका की जरूरत है, तो प्रारंभ में कायिक कोशिका की कितनी जरूरत होगी? तो 1000 की जरूरत है, तो हम 1000 में 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 500। यानी कि प्रारंभ में हमको 500 कायिक कोशिका की जरूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस से जो क्वेश्चन आता है, इस पर जो बन सकता है, इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। इस पर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि हमें 1000 स्पर्म्स की जरूरत है, शुक्राणु की 1000 स्पर्म की जरूरत है। 1000 स्पर्म के लिए प्रारंभ में कितनी सेल्स चाहिए? कुछ अंदाज लगा सकते हैं आप? लगाइए दिमाग। इसके लिए 250 सेल्स की जरूरत होगी। हमने पीछे भी इसको बता दिया है कि अर्धसूत्री विभाजन के लिए, मियोसिस के लिए एनसीईआरटी स्पष्ट लिखता है कि 4n सेल का एक सूत्र दिया है। 4n सेल, 4n सेल का मतलब ही होता है n बराबर सेल की संख्या, नंबर ऑफ सेल होता है, यानी कि n से कोशिका की संख्या होती है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल 4 नई कोशिका का, 4 नई सेल का निर्माण करता है। यानी कि मान लीजिए ये मदर कोशिका है, तो एक मदर कोशिका 4 नई कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार 1000 का आधा हो जाएगा, सॉरी 1000 का 4 से डिवाइड हो जाएगा। 200 स्पर्म से कितनी सेल बनेगी? यहां पूछ रहा है कि कितनी सेल बनेगी, यहां पूछ रहा था कि प्रारंभ में कितनी कोशिका चाहिए, यहां पूछ रहा है कि प्रारंभ में है कितनी कोशिका बन सकती है, यानी कि 200 स्पर्म से कितनी सेल्स बनेगी। तो 200 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आठ 800 कोशिका बनेगी। ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है। नेक्स्ट यदि आपसे पूछा जाए 4000 अंडाणु सेल्स बनाने के लिए प्रारंभ में कितनी सेल्स चाहिए? यही जस्ट फार्मूला यही लागू होगा। 4000 में 4 से डिवाइड कर देंगे, 1000 हो जाएगा। यानी कि प्रारंभ में 1000 सेल्स की जरूरत होगी, चाहे अंडाणु कोशिका बनाना हो या स्पर्म कोशिका बनाना हो। वीडियो के आरंभ में हमने एक क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर ऑपरेशन से पहले HIV यानी कि एड्स, शुगर आदि का टेस्ट क्यों करवाता है। तो इस टेस्ट के माध्यम से डॉक्टर जानना चाहता है
कि हमारे बॉडी में नई सेल्स का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नई कोशिका का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो HIV और एड्स के पेशेंट के साथ क्या कंडीशन है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस पेशेंट को HIV यानी कि एड्स हो जाता है, उसके बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, नई सेल्स नहीं बन पाती है। ठीक वही कंडीशन शुगर के पेशेंट के साथ भी होता है, डायबिटीज के पेशेंट के साथ होता है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज होता है, उसके बॉडी में भी नई सेल्स बनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब ऑपरेशन हो जाएगा तो ये समसूत्री विभाजन नहीं होता उसके शरीर में, माइटोसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। हमने जस्ट पीछे बताया था कि समसूत्री विभाजन का मतलब ही होता है कि जितना कोशिका नष्ट होती है उतना की भरपाई, क्षतिपूर्ति समसूत्री विभाजन के माध्यम से हो जाता है। यानी कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है, शरीर का कोई भाग निकाल देता है, काट कर निकाल देता है, तो समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। जबकि यहाँ दोनों पेशेंटों में नई सेल्स बनेगी ही नहीं। ऑपरेशन हो जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति ही नहीं होगी, घाव ठीक ही नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन से पूर्व इन जांचों को करवा लेता है। ओके, थैंक यू। अब हम लोग समसूत्री विभाजन की अवस्था को पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन की कितने अवस्था होती है? समसूत्री विभाजन की कहीं कहीं आपको 5 अवस्था मिलती है, लेकिन हम यहाँ आपको 6 अवस्था पढ़ाएंगे। पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है प्रोफेज, तीसरा होता है मेटाफेज, चौथा होता है एनाफेज, पांचवा होता है टेलोफेज और छठा होता है साइटोकाइनेसिस। इस तरह समसूत्री विभाजन के 6 फेज है, यानी कि समसूत्री विभाजन 6 अवस्था में बटा हुआ है। इसको क्रम वाइज ही याद रखिएगा, इसका क्रम भी पूछता है। जैसे कि दे देता है, इसको क्रम से अगर सजाएंगे तो इस तरह से देता है इंटरफेस I, प्रोफेस P, मेटाफेस M, एनाफेस A, टेलोफेस T, साइटोकाइनेसिस C। और इसी को उलट पलट देगा, C इधर कर देगा, T इधर कर देगा, बीच में इधर M कर देगा, कुछ कुछ जहां तहां कर देगा, लेकिन क्रम में याद रहेगा तभी आपका आंसर सही होगा। इसलिए क्रम वाइज ही याद कीजिएगा। वैसे भी इसे क्रम वाइज पढ़ना भी जरूरी है। इंटरफेज को सबसे बड़ी अवस्था माना जाता है, मेटाफेज को बीच का अवस्था माना जाता है, मेटाफेज को अध्ययन की दृष्टि से बेहतर माना जाता है, सबसे छोटी अवस्था। यहां ध्यान रखिएगा, इंटरफेज सबसे बड़ी अवस्था है, मेटाफेज बीच का अवस्था है, अध्ययन की दृष्टि से मेटाफेज को बेहतर माना जाता है, और टेलोफेज, टेलो से जैसा कि नाम है टेल माने पूछ, टेलोफेज सबसे छोटी अवस्था है। छठा अवस्था है साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।